नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। फॉर ऑब्वियस रीजंस वी वर नॉट अवेलेबल यस्टरडे। कल आज दिन भर हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक बहुत ही बड़ी घटना हम लोगों के बीच हुई, जिसमें रूस ने अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के ऊपर फाइनली अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद जो युद्ध का नज़ारा हमारे सामने था, मुझे लगता है कि जिसके पास भी टेलीविज़न था, जो अपने घरों में है, वो तो अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, और जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो यूट्यूब में या लाइव न्यूज़ के माध्यम से इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहा था, इसकी कवरेज कर रहा था। कल मैं 3 से 4 बार वीडियो बनाने बैठा, हर बार हर 10 मिनट में एक नया डेवलपमेंट सामने आता था, इसलिए मैं इसको अवॉइड किया और कल की वीडियो को हमने स्किप किया। आज खबर की शुरुआत हम कुछ छोटी छोटी न्यूज़ से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन का विवाद हुआ तो इसके न केवल इसमें जान माल का प्रभाव पड़ता है, बल्कि युद्ध होने से आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। और आज ग्लोबल वर्ल्ड है, एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देश एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े होते हैं। और मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम रूस से किस मामले में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मामला तो सबसे बड़ा जो हमारा कनेक्शन है रूस के साथ, वो है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, जो हम उससे हथियार वगैरह खरीदते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा हमारा इंपोर्ट है, वो है क्रूड ऑयल का, गैस का, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। ठीक है, सॉरी, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट। तो क्रूड ऑयल या कच्चे तेल का इंपोर्ट अपन करते हैं। तो देखिए क्या है, रूस और यूक्रेन में सिचुएशन जब खराब हुई है, यूक्रेन हमारे लिए एक बहुत बड़ा फार्मा एक्सपोर्ट का हब है। हम यहाँ से जो दवाइयाँ बनाते हैं उसको यूक्रेन में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन सब के कारण जब से युद्ध शुरू हुआ, भारत का स्टॉक मार्केट भी गिरने लगा, और बहुत दिनों बाद भारत का स्टॉक मार्केट गिरा और सेंसेक्स 4.7% नीचे आ गया। तो पहली न्यूज़ क्या है, सेंसेक्स जो है 4.7% नीचे आ गया। ठीक है, सेंसेक्स से जुड़ी हुई अवधारणाएं मैंने आपको उस दिन बताई थी। सेंसेक्स को नियंत्रित कौन करता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। क्रूड ऑयल जो है, कच्चा पेट्रोलियम तेल जो है, वो $106 प्रति बैरल पहुंच गया है। बैरल एक बड़ा सा एक वो रहता है, मान लो ना, एक टंकी टाइप का रहता है। तो एक बैरल में कुछ कच्चा तेल का क्वांटिटी आता है, और बैरल से ही हम इसकी कीमत को मापते हैं। जैसे दूध को हम कैसे मापते हैं, 1 लीटर, ठीक है, 50 रुपये लीटर। तो वैसे ही $106 प्रति बैरल, ठीक है। और 7 साल बाद ये $100 को क्रॉस किया है। कितने साल बाद क्रॉस किया है? 7 साल बाद। लास्ट टाइम कब ये क्रॉस किया था $100 को? 2014 में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, 2014 में इसने $100 को क्रॉस किया था, और अब फिर से ये $106 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अब इसकी कीमत लगातार बढ़ने वाली है। अगली न्यूज़, पीएससी अध्यक्ष ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि पिछले 1 साल में पीएससी ने कितनी भर्तियां निकाली और कितनी इसमें भर्तियां उसने पूरी की। ठीक है, तो हम सभी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं। तो पीएससी जब हम बोलते हैं तो हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य क्या रहता है, हमारा मतलब क्या रहता है? छत्तीसगढ़ पीएससी, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। कौन सा आर्टिकल में पीएससी का प्रावधान है? आर्टिकल 315 है ना, संविधान का अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, जिसको हम लोग यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग, और जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, जेपीएससी क्या होता है, जिसको पता होगा वो कमेंट में बताएंगे, और जो चीज़ें नहीं पता होंगी वो मैं अगले दिन कवर करूंगा। ठीक है, ये मेरे को अब याद रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जेपीएससी को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा अगर नहीं पता होगा तो। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो पीएससी होता है स्टेट का, वो अपने साल भर की जो गतिविधियां हैं, साल भर की जो एग्जाम्स है, उसकी जो भर्तियां हैं, उसकी जानकारी देता है राज्यपाल को। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। तो इस रिपोर्ट को या प्रतिवेदन को राज्यपाल रखवाते हैं विधानमंडल के टेबल में। ठीक है, विधानमंडल या विधानसभा में रखवाते हैं। अगली न्यूज़ फिर से आई, पश्चिमी विक्षोभ और द्रोणिका, दो शब्द है, बार बार आता है आपके सामने ये। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसको अपन एक बार चर्चा करेंगे कभी। पश्चिमी विक्षोभ से सरगुजा क्षेत्र में बारिश हुई और उसमें फिर क्या, बर्फ वगैरह जम गई।
द्रोणिका क्या होता है? द्रोणिका ट्रफ, ट्रफ देखो प्रेशर का खेल है पूरा, है ना। जैसे आप लोग देखते हो पानी जो रहता है क्या करते हैं अपन लोग, कई बार पाइप लेके सिंचाई वगैरह करते रहते हैं ना, अपने बागवान वगैरह में पानी डालते रहते हैं। तो जैसे पाइप को हम लोग दबाते हैं तो उसका फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे जल की बात करूं, चाहे वायु हवा की बात करूं, जो भी फ्लूइड है, बहने वाली चीज है, वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। क्लियर है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यही काम आपके पानी जब गिरता है, जब बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश के समय भी यही सिद्धांत लागू होता है कि उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ ये जाता है। ठीक है, क्या जाता है? तो पानी का जो बादल रहता है वो उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ जाता है। अब मान लेते हैं, देखिए ये एक जगह है, अब यहाँ अचानक से क्या हुआ, यहाँ का दबाव जो कम हो गया, है ना। यहाँ का दबाव कम कैसे होगा? जब यहाँ की हवा सारी गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, अब यहाँ पर क्या हो गया? एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया। हवा कम है, जितनी हवा ज्यादा रहेगी दबाव उतना ज्यादा रहेगा। अब यहाँ एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया, ठीक है। अब इसके आसपास जो है ज्यादा दबाव का क्षेत्र है। तो आपको क्या लगता है, ज्यादा दबाव से हवा कम दबाव की ओर आएगी? ठीक है, तो ज्यादा दबाव से हवा क्या होती? कम दबाव की ओर आती है। ठीक है, अब इस हवा में अगर पानी रहता है तो वो पानी जब आता है यहाँ पर, तो किसी न किसी टकराव से, किसी न किसी बाधा से टकरा के वो ऊपर उठता है और गिरने लगता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म आपको समझना है कि पानी कैसे गिरता है। तो जब कहीं पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, कम दबाव का क्षेत्र कब बनता है? जब वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, हवा ऊपर उड़ जाती है। तो कम दबाव का क्षेत्र जब बनता है तो ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ हवा आती है, और अगर उस हवा में नमी है और साथ में उसको कोई रुकावट मिल गई जैसे पर्वत, तो उससे टकरा के वहां पर वो पानी गिराता है। ठीक है, उसकी बूंदें जब टकरा टकरा के ऊपर उठने लगती है और इतनी भारी हो जाती है कि वो अब ऊपर में रह नहीं सकती, तो नीचे गिर जाती है। अब इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जब हमारे सामने आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? पानी गिर रहा है, वर्षा बोल देते हैं, है ना। तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि द्रोणिका, तो द्रोणिका इसी को बोलते हैं ट्रफ, है ना, जब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है, हो जाता है। अगली न्यूज़ क्या? व्हाट्सएप पर पोस्ट अगर आप करते हैं तो एडमिन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे कई बार देखा गया है कि व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाते हैं दंगा भड़काने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए, और दूसरे दूसरे पॉलिटिकल अपने हित को साधने के लिए व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप में कई प्रकार के पोस्ट चलते हैं। तो क्या होता है कि जब व्हाट्सएप पे पोस्ट कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए एडमिन को जिम्मेदार बना देते हैं। तो ये केरला हाई कोर्ट का डिसीजन है। किसका डिसीजन है? केरल हाई कोर्ट का, है ना। थोड़ा सा जानना चाहिए आपको इसके बारे में भी, क्योंकि ये सब स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इंटरनेट फ्रीडम, बहुत इसके बारे में बातें होती हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसका फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू स्पीच। ठीक है, ये भी हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में, इसको आप बताएंगे आप लोग, है ना। इसको कल नहीं तो हम करेंगे कवर। ठीक है, चलिए। कुलपति की नियुक्ति। अब देखो छत्तीसगढ़ में विवाद चल रहा है कुलपति की नियुक्ति पर। क्या होता है कि जो राज्य फंडेड यूनिवर्सिटीज रहती है, जिसको अपन लोग स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, है ना, स्टेट यूनिवर्सिटी। अब देखिए 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी। एक तो सेंट्रल, जैसे हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जीजीयू, है ना, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी क्या है? गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मतलब उसका पूरा कंट्रोल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी नहीं, उसका पूरा कंट्रोल है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, वैसे ही राज्य की जो यूनिवर्सिटीज रहती हैं उसको बनाता कौन है? राज्य सरकार बनाती है, राज्य सरकार से फंडेड रहती है, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास रहता है? राज्यपाल के पास रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब दो विभिन्न दलों की सरकारें रहती हैं तो उनकी विचारधाराओं में भी अंतर रहता है। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, 2 यूनिवर्सिटीज हैं, कुशाभाऊ ठाकरे और अपनी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कुलपतियों की नियुक्ति हुई, और इस कुलपतियों की नियुक्ति को किसने किया? हमारी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे राज्यपाल जो हैं वो पुरानी शासन करने वाली दल से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से, और जो सरकार है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार है। तो विचारधारागत मतभेद होते हैं, और राज्यपाल ने विवेकाधिकार का प्रयोग करके
गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस थी, गवर्नमेंट की जो अनुशंसा थी, रिकमेंडेशन थी, उसको दरकिनार करते हुए अपने मन से कुलपतियों की भर्ती की। तो इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो इन नियमों में संशोधन करेगी और सरकार की मर्जी से, उसकी मंशा से कुलपतियों की नियुक्ति हो, ऐसा वो प्रावधान करेगी। एक बार बार घूम घूम के न्यूज़ में आ रहा है स्वास्थ्य बीमा, है ना। जैसे एक न्यूज़ आई अभी कि एम्प्लॉयज़ को जो एम्प्लॉयज़ मतलब जो कर्मचारी होते हैं, तो सरकार के कर्मचारियों को सरकार की तरफ से जो रिम्बर्समेंट मिल रहा है ना। रिम्बर्समेंट मतलब होता है कि आपने अपने हेल्थ में कुछ पैसा खर्च किया या अपने फैमिली मेंबर के हेल्थ में कुछ पैसा खर्च किया। अगर आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो आपको बाद में उसका बिल रिफंड हो जाता है। इसी रिफंड के लिए, इस मेडिकल बिल के रिफंड के लिए क्या शब्द यूज होता है? रिम्बर्समेंट, है ना, रीइंबर्समेंट, ठीक है, रिम्बर्समेंट बोलते हैं इसको। तो ये रिम्बर्समेंट आया तो मुझे याद है कि स्वास्थ्य बीमा पे चर्चा करना चाहिए। क्या समझते हैं आप लोग स्वास्थ्य बीमा से? स्वास्थ्य बीमा का मतलब क्या होता है कि आपको अगर आपने प्राइवेट बीमा कराया है तो आपको बीमा कंपनी ऑफर देगी कि आप उसको एक निश्चित प्रीमियम दीजिए और उसके बदले आपको वो इतने रुपए तक का ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देगी। ठीक है, जैसे मैंने मान लीजिए बीमा लिया कि मुझे भाई 10 लाख रुपए का ईयरली हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज चाहिए, तो क्या होगा, अगर मेरे को कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके ऑपरेशन में, जिसकी दवाइयों में, जिसके इलाज में, जिसके मतलब टेस्टिंग वगैरह में 10 लाख रुपए तक का खर्च होता है, तो 10 लाख रुपए तक का खर्च कौन उठाएगा? मेरी बीमा कंपनी उठाएगी। ठीक है, और अगर खर्च नहीं होता तो पैसा लैप्स हो जाएगा, अगले साल फिर से 10 लाख का लिमिट बनेगा। तो वैसे क्या होता है, गरीब व्यक्ति तो अपने बीमा करा नहीं सकते, है ना, प्रीमियम भर के बीमा नहीं करा सकते, और उनकी जो भी संपत्ति जमा पूंजी रहती है वो सारी की सारी उनके उनके स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च हो जाती है। इसलिए सरकार ने इसके लिए कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई, पीएम जय, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, देखो क्या होता है, योजना और कार्यक्रम दो अलग अलग चीजें होती है ना। एक योजना बनाई जाती है सरकार के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं पहले। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अब उसका क्रियान्वयन करना है, तो उसको इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पर। भाई कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा? जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे, ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको क्या होता है अभी। तो इस स्तर पर इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति इलाज कराने के लिए जाएगा तो इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? तो इसके लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या बना? आयुष्मान भारत कार्यक्रम। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, आयुष्मान भारत कार्यक्रम। तो एक था पीएम जय, क्या था? स्कीम था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, और जो प्रोग्राम था वो क्या था? आयुष्मान भारत कार्यक्रम। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम चला। अब राज्य सरकारों का भी इसमें हिस्सा रहता है, 60-40 का जो है रेशियो रहता है इसमें, है ना अपना। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर एक योजना चलाई है जिसका नाम है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के निर्माण के बहुत ही प्रारंभिक प्रणेता कहे जा सकते हैं, आदि पुरुष कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो खूबचंद बघेल कौन थे, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं बता पाएंगे तो कल मैं इसमें चर्चा करूंगा। ठीक है, कौन से 2 संगठन इन्होंने शुरुआत में बनाए थे और क्या क्या प्रयास इन्होंने किए थे। ठीक है, तो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आयुष्मान भारत योजना के जैसी ही एक योजना, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसको और सरलीकृत करके हमने बनाया है, क्योंकि देखो इसमें हमने क्या किया कि हेल्थ कार्ड पहले लगता था। जैसे पहले एक क्या थी कि पहले स्मार्ट कार्ड योजना थी, उसमें आपको अपना स्मार्ट कार्ड बनवाना पड़ता था, और अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो आपको साल में 50,000 रुपए तक का इलाज फ्री मिलता था। ठीक है, 50,000 रुपए तक का इलाज फ्री मिलता था। लेकिन लोगों की शिकायत थी कि हमको स्मार्ट कार्ड बनाने में दिक्कत हो रही है, स्मार्ट कार्ड बनाने में भी दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगते थे, डिले होता था, जो भी चीजें थी। तो अब क्या सरकार ने इसके लिए क्या किया, स्मार्ट कार्ड के बदले राशन कार्ड से ही आपका काम चल जाएगा।
अलग से आपको स्मार्ट कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राशन कार्ड का जो क्राइटेरिया होता है, जो छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, एक तो होता है आपका गरीबी रेखा और एक होता है सामान्य श्रेणी। ठीक है, उसको अपन लोग बोलते क्या है? बीपीएल बोलते हैं। गरीबी रेखा को बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और सामान्य श्रेणी को क्या बोलते हैं? एपीएल, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना क्या बोलती है कि 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी वर्ष में। कितने सुविधा? 5 लाख रुपए तक की। किसको दी जाएगी? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और इसके संबंध में राशन कार्ड जिनके पास है, चाहे वो अंत्योदय कार्ड हो, चाहे वो प्राथमिकता कार्ड हो, चाहे वो एकल निराश्रित हो, चाहे वो निःशक्त जन हो। ठीक है, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जितने भी लोग, उनको 5 लाख रुपए वार्षिक तक की सहायता मिलेगी, और जो गरीबी रेखा से ऊपर सामान्य श्रेणी के हैं, उनको तो 50,000 रुपए वार्षिक की सहायता मिलती ही है। ठीक है, तो आपको केवल बीपीएल राशन कार्ड इसके लिए दिखाना पड़ेगा। अगली न्यूज है, राजस्थान द्वारा पुरानी पेंशन योजना चालू करने की घोषणा की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, वर्ष 2004 में केंद्र सरकार के द्वारा जो पुरानी पेंशन योजना थी, पुरानी पेंशन योजना से मतलब मेरा पेंशन योजना। ठीक है, सीधी सी बात कहा जाए, अगर आपने 60 या 62 साल तक सरकार की नौकरी की और इसके बदले आपको सरकार ने ये बोला कि आप कोई भी और काम नहीं कर सकते हमारी नौकरी के सिवा, तो सरकार क्या करती थी? इसके बदले आजीवन ताउम्र अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को पेंशन का प्रावधान करती थी। ठीक है, तो 2004 में सरकार ने ये आकलन किया कि ये पेंशन का जो फंड था, ये पेंशन का जो पैसा वो देते थे, ये उनके रेवेन्यू एक्सपेंस का, राजस्व व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा था। और हर साल कर्मचारियों की रिटायरमेंट होनी थी, हर साल ये पेंशन उनको देना पड़ता था। ठीक है, अब मेरे को बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये पेंशन जो हुई, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि रिटायरमेंट के बाद जो पैसा दिया जाता है वो क्या था? पेंशन था। और पहले स्कीम ये थी कि ताउम्र, जब तक आप जीवित रहो, केवल आपको साल में एक बार जीविता प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, है ना? तो जब तक आप जीवित रहोगे तब तक आपको पेंशन जो है मिलती रहेगी, है ना? पेंशन आपको मिलती रहेगी। तो पेंशन आपको किस अनुपात में मिलती थी? आपकी सैलरी के आधा, है ना? आपकी जो सैलरी है उसका हाफ आपको पेंशन मिलती थी। अब इसमें क्या हुआ? 2004 में बदलाव हुआ और बोला कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी, अधिकारी जिसकी भर्ती हुई है, वो नवीन पेंशन योजना एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस के तहत आपको पेंशन प्रदान किया जाएगा। अब ये एनपीएस क्या था? एनपीएस में ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब अंशदायी पेंशन योजना है। इसके तहत क्या है? आप हर महीने अपनी सैलरी का 10% कटवाओ और 10% उसमें गवर्नमेंट डालेगी। ठीक है, 10% आपने कटवाया। जैसे मान लेते हैं मेरी सैलरी है 40,000 रुपए, तो मैं 4,000 रुपए इसमें से कटवाता हूं अपना हर हर महीने। 40,000 रुपये मेरी सैलरी है, लगभग 40,000, 39,000 समथिंग, तो उसमें 4,000 रुपये मेरा कट गया, तो 4,000 रुपये कौन डालेगा? गवर्नमेंट डालेगा। ठीक है, तो ये 10% मिला के 20% हो गया। अब ये मेरा हर महीने के महीने कटते जा रहे हैं। ये मेरे 33 ईयर्स की मेरी सर्विस होगी, अगर 60 ईयर्स माने, और 62 माने तो 35 ईयर्स की होगी। तो 35 साल तक हर महीने मेरे खाते से ये जो अभी 8,000 रुपये कट रहे हैं, 4 मेरा 4 गवर्नमेंट का, है ना? और बाद में कितना कटेगा? बाद में बढ़ते जाएगा, मेरी सैलरी जैसे जैसे हाइक होते जाएगी, तो टोटल जितना पैसा होगा उसी पैसे से फिर गवर्नमेंट लास्ट में मुझे पेंशन देगी, या मैं उसको एक मुश्त निकाल लूं या उसी में से मेरे को पेंशन मिले। ठीक है, तो ऐसा था। लेकिन अब क्या है कि इसमें बहस तो छिड़ रही थी भाई, कि जिस एम्प्लॉय ने अपना पूरा जीवन गवर्नमेंट की सर्विस में दिया है, उसको एक फिक्स पेंशन योजना होनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन सिक्योरिटी से, सेफ्टी से जी सके। अपना वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्दी करते हैं क्योंकि 2 दिन का वीडियो है, इसलिए आप इसको समझेंगे, आई होप। तो राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत। इन्होंने ये घोषणा की है कि हम पुरानी जो पेंशन योजना है उसको लागू करेंगे, है ना? अंशदायी पेंशन योजना या एनपीएस के बदले वो पुरानी पेंशन योजना को चालू करेंगे। ठीक है, एनपीएस के बारे में एक बात ये जान लीजिए कि अभी अभी आपकी सरकार जो है, राज्य सरकार, इसने निर्णय लिया है कि जो आप 10% देते हो,
और राज्य सरकार 10% देती थी, तो 10% को बढ़ा के अपन 14% कर दिए हैं। कितना कर दिए हैं? 14%। मतलब आपका हिस्सा 10% और राज्य सरकार का हिस्सा 14%। ठीक है, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू है, लेकिन राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना को चालू करने का घोषणा कर दिया है। अगली न्यूज में चलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में एक संग्रहालय है, महंत घासीदास संग्रहालय। देखो मैं आपको एक चीज बताने वाला था, वो मैं नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, उसके बाद अपन पुरानी पेंशन योजना। ठीक है, चलिए बाद में याद आएगा बताते हैं। गढ़ों पर संगोष्ठी, एक न्यूज है। आपके यहाँ पर एक संग्रहालय है, महंत घासीदास संग्रहालय, जो रायपुर में पड़ता है। ठीक है, जिसमें पहला गढ़ कलेवा खुला था आपका। ठीक है, गढ़ कलेवा क्या है? जहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन मिलता है, खुरमी, ठेठरी, आइरसा, चीला, है ना, ये सब मिलता है जहाँ पर। तो महंत घासीदास संग्रहालय जो है, वहां पर जितनी भी आपके छत्तीसगढ़ में यूनिक चीजें मिलती है पुरातत्व से संबंधित, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? महंत घासीदास संग्रहालय में रखते हैं। जैसे हमारे जांजगीर चांपा से मिला किरारी का काष्ठ स्तंभ। ठीक है, कौन से वंश से संबंधित है? पॉज करके बताओ। ये सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, किरारी का काष्ठ स्तंभ। तो महंत घासीदास संग्रहालय ऐतिहासिक रूप से महत्व